नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में आखिरी मरहले की पोलिंग जैसे ही खत्म हुई, सभी टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल आने का सिलसिला शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर सभी रियासतों का एग्जिट पोल सामने आ गया है और बेशतर रियासतों में हालत कशमकश वाली नजर आ रही है। ज्यादातर सर्वे में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही ऐसी रियासत है जहां बीजेपी वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत तश्कील देती हुई नजर आई, लेकिन गुज़िश्ता मरतबा के मुकाबले इस बार बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं कि एबीसी सी वोटर का एग्जिट पोल क्या कहता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एबीसी सी वोटर ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत की वापसी का इम्कान जाहिर किया। हालांकि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मुकाबले रियासत में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन 403 असेंबली सीटों वाली इस रियासत में हुकूमत साजी के लिए जरूरी 202 सीटें वो आसानी से हासिल करती दिखाई पड़ रही है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 228 से 244 सीटें, समाजवादी पार्टी इत्तेहाद को 132 से 148 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 13 से 21 सीटें, कांग्रेस को 4 से 8 सीटें और दीगर को 2 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। पंजाब की बात करें तो पंजाब रियासत में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर आ रही है। 117 असेंबली सीटों वाली इस रियासत में इस पार्टी को 51 से 61 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ हुकूमत साजी के लिए 59 सीटों की जरूरत होती है और उतनी सीटें मिल सकती हैं या फिर उसे किसी के ताउन की जरूरत पड़ सकती है। बरसर इख्तियार कांग्रेस को 22 से 28 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। बीजेपी इत्तेहाद को महज 7 से 13 सीटें और शिरोमणि अकाली दल इत्तेहाद को 20 से 26 सीटें और दीगर को 1 सीट मिलने का इम्कान है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। यहाँ 70 असेंबली सीटों में हुकूमत साजी के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है और कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलती नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। दीगर को 3 से 7 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गोवा में बहुत ही कशमकश की सूरत हाल नजर आ रही है। कांग्रेस को 12 से 16, बीजेपी को 13 से 17 और तृणमूल कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस तरह देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में से कोई भी हुकूमत बनाती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसा इसलिए कि 40 असेंबली सीटों वाली इस रियासत में हुकूमत साजी के लिए 21 सीटों की जरूरत पड़ेगी। इस तरह देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस किंग मेकर बन सकती है। गोवा में आम आदमी पार्टी को महज 1 से 5 सीटें मिल सकती है, दीगर को 0 से 2 सीटें मिलने का इम्कान है। वहीं मणिपुर में 60 सीटों वाली असेंबली में मणिपुर में हुकूमत साजी के लिए 31 सीटों की जरूरत है और इस एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को अक्सरियत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन रही है जिसे 23 से 27 सीटें मिलने का इम्कान है। कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनती दिखाई पड़ रही है जिसे 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं। इनके अलावा एनपीपी को 10 से 14 और एनपीएफ को 3 से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। दीगर को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पिछले 5 असेंबली इंतखाबात यानी 1999 से लेकर अब तक 2019 तक 37 बड़े एग्जिट पोल आए, लेकिन इनमें से करीब 90% अंदाजे गलत साबित हुए। इसलिए अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि इन एग्जिट पोल में कितनी सच्चाई है और ये अंदाजे कितने दुरुस्त साबित होते हैं। ऐवान वाला राज्यसभा की 13 सीटों के लिए 31 मार्च को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 31 मार्च को 6 रियासतों की 13 सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। ये इंतखाबात आसाम की 2, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा में 1-1, केरला में 3 और पंजाब में 5 सीटों के लिए होंगे। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस मेंबरान आनंद शर्मा, AK एंटनी, शमशीर सिंह ढलोना और प्रताप सिंह बाजवा की मियाद अप्रैल में खत्म हो रही है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल और बीजेपी के श्वेत मलिक की मियाद भी अप्रैल में ही खत्म हो रही है। इंतखाबात का नोटिफिकेशन 14 मार्च को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी 21 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 22 मार्च को होगी। उम्मीदवार 24 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। वोटों की गिनती भी 31 मार्च को होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 12वां दिन है। यूक्रेन जंग को लेकर
इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि रूस इस सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रहा है। ये सुनवाई आज और कल 2 दिन चलेगी। इधर रूस ने पूरे यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। ये सीज फायर 12:30 बजे से शुरू होगा। इस दौरान जंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये दूसरी बार है जब रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। इससे पहले 2 शहरों में सीज फायर किया गया था। हालांकि रूस ने इसे कुछ घंटों में ही खत्म करके बमबारी शुरू कर दी थी। वहीं सीज फायर शुरू होने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में तीसरे दौर की बातचीत जारी है। बेलारूस के वजीर खारजा ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले 28 फरवरी को पहले और 3 मार्च को दूसरे दौर की बातचीत हुई थी। वहीं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने न्यूज एजेंसी को कहा कि अगर यूक्रेन रूस की शर्तें मानने को तैयार है तो फौजी कार्रवाई फौरी रोक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो शर्तें रूस नाफिज करना चाहता है उसमें यूक्रेन को अपने दस्तूर में तब्दीली लानी होगी, जिसके तहत वो किसी भी तंजीम से नहीं जुड़ पाएगा। Ребята отжали у русских братьев вот такие аппарат. Трохи він стоїть денег, наверное, полный боевой. Будемо надіятися, що більше він не буде стріляти по мирним людям українським. І що ці русські, сука, блядь, загарбники охватять такої пизди, що більше ніколи в житті не захочеться, блядь, йти на українську землю. Тут стоїть ціла колона, блядь. Це ми неподалеку знаходимося баштанки. Там стоять колона, є машина связистів, ще чогось непонятно, блядь. Оце, мабуть, саме головне здобуток. Слава Україні! Смерть ворогам! Хай горять в пеклі! Ёбаный в рот. Зарив повністю кості, бачиш? Уїжджає. Кості, блядь, повністю. Заживо, ну як? Тобі, блін, війна, матушка. Зараз горить, да? पड़ोसी मुल्क रूस की जानिब से जंग का शिकार होने वाले मुल्क यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जुल्म करने वालों को ना भूलेंगे और ना ही माफ़ करेंगे। उन्होंने रूस के हमलों के दौरान बच्चों ख़वातीन पर जुल्म करने वालों को सजाएं देने के अज़्म का इजहार किया। रूस की जानिब से यूक्रेन पर मजीद हमलों के इंतबाह के बाद ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में बरहमी का इजहार किया और कहा कि कत्लेआम है, न सिर्फ कत्लेआम बल्कि सोचा समझा कत्लेआम है। उन्होंने कहा कि हम माफ़ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे, हम हर उस शख्स को सजा देंगे जिसने हमारी सरजमीन पर जुल्म किया है। जुल्म करने वालों के लिए ज़मीन पर खबर के सिवा कोई पुरसुकून जगह नहीं होगी। ख्याल रहे कि रूसी अफवाज ने आज यूक्रेन के शहरों को हवाई, ज़मीनी और समुद्री रास्तों से मजीद हमलों का इंतबाह जारी किया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी शुरू हो चुका है, जिसका मकसद खुरेज तनाज़े से निकलने का रास्ता तलाश करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से करीब 50 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया कि वॉर जोन से हिंदुस्तानियों को महफूज तरीके से निकलने दिया जाए। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत की भी सराहना की। पीएम मोदी ने रूस की तरफ से सीज फायर के ऐलान का और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जाने की भी तारीफ की। इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से करीब 35 मिनट बातचीत की। दोनों कायदीन ने यूक्रेन के मौजूदा हालात पर बातचीत की। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच लगातार बातचीत की कोशिशों की भी सराहना की। ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान उन्होंने यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को महफूज तौर से निकलने में यूक्रेनी हुकूमत की मदद के लिए ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सूमी में फंसे हिंदुस्तानी तुलबा को निकालने की कोशिशें यूक्रेन हुकूमत लगातार करती रहेगी। वज़ीर आज़म ने
24 फरवरी की रात को पुतिन से फोन पर बातचीत की थी। तब रूस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में हिंदुस्तान की तायद मांगी थी। दोनों कायदीन की दूसरी बार बातचीत 2 मार्च को हुई थी। ऑपरेशन गंगा के तहत आज शाम पोलैंड से करीब 200 तुलबा को लेकर एयरफोर्स का C-70 ग्लोबमास्टर हिंडन एयरबेस पहुंच गया। इसी फ्लाइट में गोली लगने से जख्मी हरजोत सिंह भी हैं। मरकजी वजीर वीके सिंह ने बताया कि विनित्सा एयरपोर्ट पर अटैक हुआ था, जिसकी वजह से जाम लग गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद यूक्रेन एम्बेसी ने उन्हें वहां से निकाला। करीब 4:30 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनकी हालत अभी ठीक है। उन्हें रिसर्च और रिफरल हॉस्पिटल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज होगा। पोलैंड से ऑपरेशन गंगा के तहत ये आखिरी फ्लाइट है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों से 7 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए आज 1314 हिंदुस्तानियों को एयरलिफ्ट किया गया है। अब तक जुमला 17,400 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को वापस लाया जा चुका है। ये जानकारी आज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दी। वजारत के मुताबिक 73 स्पेशल फ्लाइट से 15,206 हिंदुस्तानी एयरलिफ्ट किए गए। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन गंगा के तहत पहले 2053 मुसाफिरीन को वापस लाने के लिए 10 उड़ानें भरी थी। वहीं मंगल के रोज सुसेवा से 2 स्पेशल फ्लाइट्स ऑर्गेनाइज किए जाने की उम्मीद है। इनसे 400 से ज्यादा हिंदुस्तानी घर लौटेंगे। Safety and also help in the process. Once I arrived at the border and immigration was done, a bus from Embassy of India was waiting for me, who drove me to the hotel and did my registration, gave us all of us students warm food. There were many students, around 300 students over there at that time, but the process still was very smooth, and I'm really thankful to them for that. And I would like to thank our government and Prime Minister Narendra Modi ji that they took the initiative of Operation Ganga and drove us all and got us all back to safety in India. I'm really thankful for that. And also I'm thankful to General V.K. Singh that he made the process from Poland border until the flight I took on 5th March. They made the process very smooth as well. Thank you. ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਇਨਫੈਕਟ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਸਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ATM 'ਚ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ। Hi, we are students of Sumi State University. We are residing right now in first hostel. There is no electricity right now in a hostel and there is no water available for us. So we would like to request government to give us some advisory how we can evacuate from here. Even we are ready to walk miles and miles away if you want us to, because first of all give us some priority of safety, and then we would like to evacuate as soon as possible, because we may not die with this war zone, but we will die with scarcity of water and food.
So please, 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 we all request to evacuate us as soon as possible. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind. यूक्रेन में बढ़ते हुए फौजी तनाज़े पर तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस ने बेगुनाह लोगों की मौत और बड़े पैमाने पर तबाही और शहरियों की नकले मकानी को इंसानी बहरान करार देते हुए कहा कि अपने शहरियों को वापस लाने के लिए तमाम तरह कोशिश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने पीर के रोज जारी एक बयान में कहा कि यह हुकूमत का फर्ज है कि वो अपने लोगों को जंगजदा इलाके से वापस लाए। पार्टी को जंगी इलाकों में फंसे हजारों हिंदुस्तानी तलबा और शहरियों की हिफाजत के बारे में गहरी तशवीश है। हुकूमत उनको बाहिफाजत वापसी के लिए कोशिश करे। पार्टी ने मरकज में अपनी हुकूमत के दौरान जंगजदा इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए किए गए कामों की याद दिलाते हुए कहा कि खलीजी जंग के दौरान हिंदुस्तानियों की हिफाजत वतन वापसी के लिए उसकी क़यादत वाली हुकूमत ने अपनी फ़िज़ाइया और बहरिया का इस्तेमाल किया और बगैर कोई तासुब बरते लेबनान, लीबिया और इराक़ में फंसे अपने शहरियों को कामयाबी के साथ निकाल लिया था। कांग्रेस ने यूक्रेन में जंग खत्म करने और दोनों फरीकों के जरिए जंगी इलाकों में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों की बाहिफाजत और बाविखार वापसी के लिए रूस और यूक्रेन से इंसानी बुनियादों पर इक़दाम करने और रूस और यूक्रेन और नाटो को अमन व अमान की बहाली के लिए ईमानदारी से बातचीत करने की अपील की। अमेरिका के अपने मावनीन के साथ रूसी सप्लाई पर मुमकिन पाबंदी पर बातचीत करने के बयान के मुताबिक खाम तेल की कीमत साल 2008 के बाद से सबसे ऊंची सतह $139 फी बैरल पर पहुंच गई है। हालांकि बाद में इसमें कुछ कमी आई और अभी ये $130 फी बैरल से नीचे कारोबार कर रही है। लंदन ब्रेंट क्रूड आज शुरुआती कारोबार में $139 फी बैरल से ज़्यादा हो गया था, लेकिन इसके बाद इसमें फौरी तौर पर गिरावट आई, लेकिन ये अब भी 7.89% के इजाफे के साथ $127 फी बैरल पर और अमरीकी क्रूड 7.45% के इजाफे के साथ $124 पर बैरल पर है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी पीर के रोज भारी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1491.06 यानी 2.74% गिरकर 52,842.75 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 382.20 पॉइंट्स यानी 2.35% की गिरावट के साथ 15,863.15 पर पहुंच गया। सेंसेक्स 1,161 पॉइंट की गिरावट के साथ 53,172 पर खुला था। फरवरी से लेकर अब तक इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट में 29 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। अमेरिका और यूरोप रूसी तेल के इंपोर्ट पर पाबंदियां लगा सकते हैं। इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन का खतरा पैदा हो सकता है। इन खबरों के बाद यूरोपीय बाजारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। रूस यूक्रेन जंग से सोना चांदी में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी पीर के रोज सोना एक बार फिर 53,500 रुपए फी 10 ग्राम यानी फी तोला के पार निकल गया। वायदा बाजार MCX पर यह सुबह 11:30 बजे 53,612 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। वहीं अगर सराफा बाजार की बात करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोना 1,450 रुपए महंगा होकर 53,234 रुपए फी 10 ग्राम पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस के मौके पर कहा कि जन औषधि मराकिज़ पर 800 करोड़ रुपए की दवाएं बिकी हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत हुकूमत मिडिल क्लास के लोगों की जेब का धन बचाकर उन्हें फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इन मराकिज़ पर अब तक 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन्स बिक चुकी हैं। ये ₹1 में यहाँ से लिए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन हिंदुस्तान ने इसको सभी को फ्री में लगाने का फैसला किया था। इस पर अब तक हुकूमत ने 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि आधे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अब सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस ली जाएगी। हुकूमत की कोशिश है कि हर जिले में एक बड़ा अस्पताल हो। हुकूमत ने कई दवाओं की कीमतों को बेहद कम किया है। करोड़ रुपए जन औषधि केंद्रों से बचना ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है और संतोष की बात है कि ये लाभ देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। आज देश में 8,500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र
अब केवल सरकारी स्टोर नहीं बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। महिलाओं के लिए 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन भी इन केंद्रों पर मिल रहे हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन की बिक्री ये दिखाती है कि जन औषधि केंद्र कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जीवन आसान कर रहे हैं। साथियों, अंग्रेजी में कहावत होती है, मनी सेव इज मनी अर्न, यानी जो पैसा बचाया जाता है वो एक तरह से आपकी आय में जुड़ता है। इलाज में होने वाला खर्च जब बचता है तो गरीब हो या मध्यम वर्ग वही पैसा दूसरे कामों में खर्च कर पाता है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जब ये योजना शुरू हुई 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिला है। अगर ये योजना नहीं होती तो हमारे इन गरीब भाइयों बहनों को करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता। जब गरीबों की सरकार होती है, जब मध्यम वर्ग के परिवारों की सरकार होती है, जब निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की सरकार होती है तो समाज की भलाई के लिए इस प्रकार के काम होते हैं। हमारी सरकार ने जो पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया है उसके तहत, क्योंकि आजकल किडनी को लेकर के कई समस्याएं ध्यान में आ रही हैं, डायलिसिस की सुविधा को लेकर के ध्यान में आती हैं, जो हमने अभियान चलाया है, आज गरीबों ने डायलिसिस के 13,000 करोड़। वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के 2 जवानों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी है। इस वाक़े में दोनों जवानों की मौत हो गई। ये वाक़या मुर्शिदाबाद के जलांगी में हुआ। दोनों जवानों के बीच कुछ बात को लेकर तनाज़ा हो गया, जिसके बाद उन्होंने बंदूक उठा ली और एक दूसरे पर फायर कर दिया। इससे ठीक एक दिन पहले अमृतसर में भी आपसी तनाज़े के चलते 5 जवानों की मौत हुई थी। डीआईजी सुजीत सिंह गुलेरिया के मुताबिक एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ठीक एक दिन पहले पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ हेडक्वार्टर में भी इतवार की सुबह एक जवान ने मेस में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई थी और एक संगीन रूप से जख्मी हुआ था। वहीं फायरिंग करने वाले को भी गोली मार ली गई थी। फलस्तीन में हिंदुस्तान के सफीर मुकुल आरिया की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। वो रामल्ला में वाक़े हिंदुस्तानी सिफारत खाने में मुर्दा पाए गए। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मुकुल आरिया की मौत की तस्दीक की, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई इस पर मज़ीद मालूमात हासिल नहीं हो सकी। वज़ीर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि रामल्ला में हिंदुस्तानी सफीर मुकुल आरिया की मौत एक सदमे की तरह है। उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़हीन और बासलाहियत अफसर थे। उन्होंने उनके अहले खाना और दोस्तों से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। मुकुल आरिया इंडियन फॉरेन सर्विसेज में 2008 के या IFS बैच के 2008 के ऑफिसर थे। उन्होंने दिल्ली के JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की थी। काबुल, मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने और दिल्ली में वजारत ख़ारजा में खिदमत अंजाम दे चुके थे। उन्होंने पेरिस में यूनेस्को में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन में भी खिदमत अंजाम दी थी। महाराष्ट्र के पुणे में देवेंद्र फडणवीस को लगातार मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ पिछले रोज देखने को मिला, जब न सिर्फ फडणवीस की कार पर एक शख्स ने चप्पल फेंक दी, बल्कि फडणवीस और बीजेपी के खिलाफ खूब नारेबाजी भी हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार को पंपरी चिंचोड़ इलाके में बीजेपी और एनसीपी कारकुन एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान तसादुम का माहौल पैदा हो गया। इस दरमियान एनसीपी कारकुनान ने मोदी चोर है जैसे नारे बुलंद करने शुरू कर दिए। बताया जाता है कि इस नारेबाजी के दरमियान ही कई एनसीपी कारकुनों ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर देवेंद्र फडणवीस की कार पर हमला बोल दिया। एक शख्स ने अपनी चप्पल उतारकर कार की तरफ फेंकी। माहौल खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके किसी तरह हालात को काबू में लिया। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खानदान से जमीन खरीदने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर नवाब मलिक को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया। आज शाम तक उन्हें ईडी की कस्टडी में मुंबई की आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया। महाराष्ट्र के वजीर उस जेल में रहेंगे जिसमें पहले से कई खूंखार
मुजरिम रहते हैं। 23 फरवरी को गिरफ्तार मलिक की ईडी कस्टडी को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया था। कुछ देर जेल भेजने से पहले नवाब मलिक का मेडिकल टेस्ट करवाया गया, उसके बाद ही उन्हें जेल रवाना किया गया। श्रीनगर में इतवार के रोज दहशतगर्दों ने ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें एक शख्स की मौत मौके पर ही हो गई और 24 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीर के रोज हुए हमले में जख्मी एक शख्स की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान राफिया 19 बरस के तौर पर हुई है। वो श्रीनगर के दरगाह हजरत बल की रहने वाली थी। दहशतगर्दों ने श्रीनगर के अमीरा कदल बाजार के पास ग्रेनेड फेंका था। हमले का फुटेज CCTV में कैद हो गया। ब्लास्ट के वक्त बाजार में बहुत सारे लोग मौजूद थे। धमाका होते ही भगदड़ मच गई और एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। जख्मियों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल है। हमले के बाद श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि हमला करने वाले गिरोह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन CCTV फुटेज की मदद से जांच की जा रही है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 15,61,211 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 5,272 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 44,72,42,108 हो गया, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 60,22,552 हो गई। दुनिया भर में अब भी 6,08,41,920 अफराद का कोविड का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से कमी के दरमियान एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 55,000 पर आ गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,362 नए केसेस और 66 मरीजों की मौत की इत्तलात है। टीम इंडिया के साबिक कप्तान विराट कोहली श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खत्म होने के बाद होटल जा रहे थे। इस दौरान उन्हें एक फिजिकली हैंडीकैप फैन नजर आया तो उन्होंने टीम इंडिया की ब्लू जर्सी उसे गिफ्ट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ओए धर्मे जब बोल माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में अपने नए क्लाउड डेटा सेंटर का अनाउंसमेंट किया है। ये सेंटर हैदराबाद में कायम किया जाएगा। ये इंडियन रीजन का सबसे बड़ा डेटा सेंटर भी होगा। यहाँ पर क्लाउड सर्विसेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, गेमिंग, सिक्योरिटी जैसी कई चीज़ों पर काम किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के इस इवेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रियासत के यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में KTR भी शरीक हुए थे। माइक्रोसॉफ्ट अपने नए डेटा सेंटर को 2,18,000 यानी करीब 54 एकड़ स्क्वायर फीट में तैयार करेगा। इस तैयार करने में कितना खर्च आएगा, इस बारे में कंपनी ने अभी जानकारी नहीं दी है। also been able to get their assistance and help in making sure that Telangana's growth as a tech state is consolidated. During the inception of Telangana in 2014, Microsoft had about 3,000 employees based out of its. नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।